जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य में। आज अपन को पढ़ना है इकाई 13 में राम प्रसाद बिस्मिल की रचना है मेरी माँ और गोपाल प्रसाद व्यास की रचना है खूनी हस्ताक्षर। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आज की क्लास में लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए बता दें कि अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ परचेस करना है, हिंदी साहित्य इसमें 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इस पीडीएफ में मात्र 150 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगी आप सभी के लिए। आपको अगर हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ मंगवाना है तो 100 रुपए में है। हिंदी के 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ मंगवाना है तो ये भी 100 रुपए में है। तीनों पीडीएफ आप सभी के लिए भी 250 रुपए में उपलब्ध है। आपके लिए 9399553966 पर संपर्क करना है। ये नंबर आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। 250 रुपए में ऑफर है तो अभी तीनों पीडीएफ मिल जाएंगी। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है राम प्रसाद बिस्मिल और इनकी रचना है मेरी माँ। इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म कब हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 1897, 1898, 1899 या 1900 ईस्वी में। इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म पूछा गया है तो आप सभी का यहाँ पर 1897 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1897 में इनका जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस वर्ष की आयु में राम प्रसाद जी को अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी पर लटका दिया गया? 10 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष, 20 वर्ष। इनमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में सही आंसर बताना है। कविता जी, संजय जी, हसन जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? किस वर्ष की आयु में राम प्रसाद जी को अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी पर लटका दिया गया? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु में बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 30 वर्ष जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा 30 वर्ष की आयु में राम प्रसाद जी को अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 3। यहाँ पर बताना मेरी माँ पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 दिया गया है और 3 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामप्रसाद बिस्मिल जी की रचना है आत्मकथा। विधा के अंतर्गत ये रचना आती है मेरी माँ। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है आत्मकथा उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राम प्रसाद जी की किस में जाने की बड़ी इच्छा थी? कलकत्ता कांग्रेस में या मेरठ कांग्रेस, कानपुर कांग्रेस में या फिर लखनऊ कांग्रेस में? क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है राम प्रसाद जी की किस में जाने की बड़ी इच्छा थी? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है लखनऊ कांग्रेस। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है किसको राम प्रसाद जी के कार्य अच्छे न लगते थे? इनमें से आप सभी के लिए बताना है पिताजी को, माताजी को, दादाजी को, चाचा जी को। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी लोग चयन करिएगा किसको राम प्रसाद जी के कार्य अच्छे न लगते थे। इनमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है सही आंसर। तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पिताजी। पिताजी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है लेखक की कहाँ जाने की बड़ी इच्छा थी? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अब भी पढ़ा पन्ने कहाँ पर? विकल्प नंबर 1 सही आंसर है कि लखनऊ कांग्रेस में। लेखक को कहाँ जाने की बड़ी इच्छा थी? लखनऊ कांग्रेस में। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया 7वां क्वेश्चन है। साथ में आपके लिए बताने, लेखक के जीवन में साहस कहां से आया? पिताजी की प्रेरणा से, माताजी की प्रेरणा से, गुरुदेव जी की कृपा से, या फिर खा और गा दोनों, यानी कि बी और सी वाला विकल्प दोनों। क्या होगा सही आंसर? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। लेखक के जीवन में साहस कहां से आया है? तो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 में विकल्प नंबर डी वाला विकल्प सही आंसर है। यानी कि खा माता जी की प्रेरणा से और गा गुरुदेव सोमदेव की कृपा से। तो ये बी वाला विकल्प और सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, लेखक से विवाह कल्याणी का अनुरोध कौन करता है? बताइएगा इनमें से। क्वेश्चन नंबर 8 में दादाजी, पिताजी, ए और बी दोनों, या फिर माताजी, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। प्रिया जी कौन सा विकल्प सही आंसर है? उत्कर्ष जी, सभी लोग सही आंसर चयन करिएगा। लेखक से विवाह कर लेने का अनुरोध कौन करता है? तो 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये अनुरोध करते हैं कौन? दादाजी और पिताजी। तो विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ए वाला विकल्प और बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया गया है। 9वां क्वेश्चन क्या है कि लेखक के जीवन में दृढ़ता किसने उत्पन्न की? माताजी ने, पिताजी ने, दादाजी ने, या सभी ने? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर सोना जी सही आंसर चयन करना है। लेखक के जीवन में दृढ़ता किसने उत्पन्न की है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है माता जी ने। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। वकील साहब ने लेखक को क्यों जो है लेखक को क्यों बुलावा लिखा होगा यहाँ पर, बुलावा भेजा, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में वकील साहब वकालतनामे पर उनसे पिताजी के हस्ताक्षर करवाना चाहते थे, या फिर वे एक दीवानी मुकदमे में उससे गवाही दिलवाना चाहते थे, वे उससे पिताजी का आदेश सुनाना चाहते थे, या फिर वे उसे तंग करना चाहते थे। इनमें से आपके लिए बताना है वकील साहब ने लेखक को क्यों बुलावा भेजा। तो बुलावा लिखा है यहाँ पर। तो वकील साहब वकालतनामे पर उससे पिताजी के हस्ताक्षर करवाना चाहते थे। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, लेखक ने क्या कहकर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था? बताइए, यह काम विरुद्ध होगा, यह पाप वह नहीं करेंगे, या फिर आ और बा दोनों, या फिर मैं पिताजी से पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 में सही आंसर क्या होगा? शिल्पी जी, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। लेखक ने क्या कहकर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया? तो आप सभी का यहाँ पर 11 में सही आंसर होगा आ और बा दोनों विकल्प आपके सही आंसर है, जिसमें यह काम विरुद्ध होगा और यह पाप वह नहीं करेंगे। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12 क्या दिया गया है? 12वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। लेखक अंत तक किस बात पर दृढ़ रहे? सत्य आचरण पर, आज्ञा न मानने पर, विरोध करने पर, या फिर मुकदमे पर? क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, लेखक अंत तक किस बात पर दृढ़ रहे। 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, सभी लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सभी लोग शेयर करते जाइएगा इस क्लास को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज की क्लास में। और सत्य आचरण पर दृढ़ रहे हैं लेखक अंत तक, विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सत्य आचरण पर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 13वां क्वेश्चन है कि माताजी कितनी उम्र में शादी करके शाहजहां पर आई थी? बताइएगा, 10 वर्ष, 11 वर्ष, या फिर 14 वर्ष, या 16 वर्ष की उम्र में? 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर है। माताजी कितनी उम्र में शादी करके शाहजहां पर आई थी? तो 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, 11 वर्ष की उम्र में। 11 वर्ष आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है। माताजी को यहाँ पर गृह कार्य लिखा है, गृह कार्य की शिक्षा किसने दी है?
उनकी सास ने, या फिर दादी की छोटी बहन ने, या फिर नानी जी ने, या फिर पड़ोसन ने। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। माता जी को गृह कार्य की शिक्षा किसने दी है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 में विकल्प नंबर आप सभी का सही आंसर बी वाला विकल्प सही आंसर है, दादी की छोटी बहन ने। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन दिया गया है, माता जी को अक्षर बोध करना किसने सिखाया है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। पिताजी ने, माताजी की सखी सहेली ने, अध्यापिका ने, स्वयं ने। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा? माताजी को अक्षर बोध करना किसने सिखाया? तो 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये सिखाया है किन्होंने? माता जी की सखी सहेली। विकल्प आप सभी का यहाँ पर माता जी की सखी सहेली ने सिखाया है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 16 दिया है, माता जी किस भाषा की पुस्तकें पढ़ने लगी? देवनागरी की, उर्दू की, पंजाबी की, अंग्रेजी की। 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। माता जी किस भाषा की पुस्तकें पढ़ने लगी, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? 16 में इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देवनागरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर देवनागरी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या दिया गया है? लेखक किसका ऋण नहीं उतार पाएगा? अपनी माता का, भारत माता का, या फिर समाज का, या फिर देश का। क्वेश्चन नंबर 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? लेखक किसका ऋण नहीं उतार पाएगा? 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर, ये वाला विकल्प सही आंसर होगा, यानी कि अपनी माता का। ये वाला विकल्प जो है जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन क्या है? लेखक अपनी माँ की वाणी को कैसा बताता है? देववाणी, लोकवाणी, जनवाणी, या फिर मनवाणी। क्वेश्चन नंबर 18 में सही आंसर चयन करिएगा। लेखक अपनी माँ की वाणी को कैसा बताता है? मधु जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि देववाणी बताता है। क्या बताता है? लेखक देववाणी बताता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 19 दिया है, लेखक को माँ की किस मूर्ति का ध्यान आता है? सुखदायक, मंगलमयी, या फिर प्रेममयी, या फिर दयामयी। 19 में सही आंसर क्या होगा? चयन करिएगा। क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर महत्वपूर्ण है, लेखक को माँ की किस मूर्ति का ध्यान आता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मंगलमयी। मंगलमयी आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है मंगलमयी वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है, लेखक की माँ उसकी किस उन्नति में सहायक रही है? बताइए, धार्मिक, आत्मिक, सामाजिक, या इन सभी में। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? लेखक कि माँ उसकी किस उन्नति में सहायक रही है? तो 20 में आप सभी का यहाँ पर जतन जी सही आंसर होगा इन सभी में। इन सभी में यानी कि धार्मिक में भी, आत्मिक में भी, सामाजिक में भी। तो डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा इन सभी में। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 21 दिया गया है। 21 में आपके लिए बताना है कि लेखक की एकमात्र इच्छा क्या थी? माँ के चरणों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, या फिर ऐश्वर्य पूर्ण जीवन का सुख भोगना, या केवल देश सेवा में लगे रहना, या प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना। 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प सही आंसर होगा। लेखक की एकमात्र इच्छा क्या थी, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि माँ के चरणों की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। कलंकित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कलंकित शब्द से जो है रचना में आया है कलंकित। कलंकित में कौन सा प्रत्यय होगा? कलंक होगा, कित होगा, इत होगा, ता होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में सीताराम जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, कलंकित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इत प्रत्यय आप सभी का यहाँ पर कलंकित में
इत प्रत्यय होगा। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन थोड़ी से जो है विस्तृत वाले आ गए हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं। लेखक के पिताजी को उनके क्या कार्य अच्छे ना लगते थे, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका सही आंसर क्या होगा। लेखक के पिताजी को और दादाजी को शाहजहांपुर की सेवा समिति में भाग लेना अच्छा नहीं लगता था, तो आपका सही आंसर क्या होगा, शाहजहां की सेवा समिति में भाग लेना अच्छा नहीं लगता था, तो ये जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, माताजी को पिताजी की डांट फटकार तथा दंड क्यों सहन करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो माताजी सदैव अपने बेटे राम प्रसाद बिस्मिल का उत्साह बढ़ाती जो है रहती थी, उसे सभा समिति में जाने देती थी और पिताजी को उनकी यह आदत पसंद ना थी, इसी कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार और दंड सहना पड़ता था। ये जो है आपका सही आंसर होगा। माताजी को पिताजी की डांट फटकार तथा दंड क्यों सहन करना पड़ता था। माताजी सदैव अपने बेटे जो रामप्रसाद बिस्मिल हैं उनका उत्साह बढ़ाती थी, उनको सभा समिति में जाने देती थी और यही आदत जो है उनके पिताजी को क्या है, पसंद ना थी, इस कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार और दंड सहना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 दिया गया है, लेखक अपनी माँ को क्या समझाता है, तो समझता था, ये पूछा गया है। तो आप सभी का सही आंसर है, लेखक माँ को देवी समझता था। लेखक अपनी माँ को क्या समझता था, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा कि लेखक अपनी माँ को क्या समझता था, देवी। उन्हीं से उनके जीवन में साहस का गुण आया है और माँ ने ही उनके विवाह से अधिक महत्व उसकी शिक्षा को दिया है। तो ये जो है अगर पूछा जाए क्वेश्चन, लेखक अपनी माँ को क्या समझता था, तो लेखक अपनी माँ को क्या समझता था, देवी। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर दिया गया है, देखिएगा 4 में आप सभी के लिए बताने, वकील साहब ने लेखक से क्या काम करने को कहा। वकील साहब ने लेखक से क्या काम करने को कहा, तो वकील साहब ने वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने को लेखक से कहा, ऐसा न करने पर मुकदमा खारिज होने की बात भी कही थी। तो अगर पूछा जाए आपसे कि वकील साहब ने लेखक से क्या काम करने को कहा, तो वकील साहब ने वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने को कहा था लेखक से। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर और भी क्वेश्चन है आपके अभी। तो अभी अपन ने यहाँ पर रचना पढ़ी, कौन सी, अपन ने रामप्रसाद बिस्मिल जी जो है उनकी रचना पढ़ी मेरी माँ। अब यहाँ पर आगे और भी क्वेश्चन है आपके, कौन सी रचना पढ़ना है, अभी अपन को पढ़ना है खूनी हस्ताक्षर। खूनी हस्ताक्षर जो रचना है, ये रचना मानी जाती है गोपाल प्रसाद व्यास जी की रचना। किनकी है, गोपाल प्रसाद व्यास की रचना खूनी हस्ताक्षर। तो इससे संबंधित क्वेश्चन और भी दिए गए हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा था, किसका नारा था, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 1 और 1 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये नारा किसका है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का, तिलक जी का, नेहरू जी का। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये नारा माना जाता है सुभाष चंद्र बोस जी जो है उन्हीं का नारा है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 2 दिया गया है, आजादी के परवाने पर नवयुवकों ने हस्ताक्षर किए थे, काली स्याही से, नीली स्याही से, रक्त की स्याही से या फिर लाल स्याही से। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी लोग बताइए, खूनी हस्ताक्षर जो रचना है इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आजादी के परवाने पर नवयुवकों ने हस्ताक्षर किए थे, किससे हस्ताक्षर किए थे, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो रक्त की स्याही से, किससे हस्ताक्षर किए थे, रक्त की स्याही से। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर होने के बाद तारों ने देखा, हिंदुस्तान, विश्वास, स्थान या फिर भाषण या सर्वस्व समर्पण।
हिंदुस्तानी विश्वास, स्थान, भाषण या फिर सर्वस्व समर्पण। आजादी की परवाने पर हस्ताक्षर होने के बाद तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास। क्या देखा था? हिंदुस्तानी विश्वास देखा था। विकल्प नंबर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का हिंदुस्तानी विश्वास सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, और भी क्वेश्चन दिए गए, अब यहाँ पर विस्तृत आ गए, इनको पढ़ लीजिएगा। विस्तृत क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं विस्तृत क्वेश्चन में, इस कारण ये जो है लाए हैं और इससे थोड़ी सा अपन को समझ में भी आ जाता है। और आप लोग इन रचनाओं को थोड़ी विस्तृत भी पढ़ लीजिएगा, पहले इन रचनाओं को पढ़ लीजिएगा। आत्मकथा है, कोई जीवनी है, कोई कहानी है, इनको पढ़ लें, तभी जो है आपसे ये क्वेश्चन जो है बनेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न तभी बन पाएंगे आपसे। राम जी, तो देखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान करने को क्यों कहा? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि देश की आजादी के लिए त्याग और बलिदान आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे देश की स्वतंत्रता के लिए हर संभव कुर्बानी देने को तैयार रहें। तो ये जो है आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान करने को क्यों कहा? देश की स्वतंत्रता के लिए। क्यों कहा था? देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने को कहा। ये विकल्प आएगा आपका, 4 विकल्पों में से एक विकल्प ही आ जाएगा, देश की स्वतंत्रता के लिए। तो ये आपके लिए याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि देश की आजादी के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि देश की स्वतंत्रता के लिए हर संभव कुर्बानी देने को तैयार रहें। क्वेश्चन 2 यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा कि शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का क्या अभिप्राय है? शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का क्या अभिप्राय है, ये बताना है। तो कवि का अभिप्राय है देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देना। यहाँ शीश का अर्थ है सिर, जो सबसे कीमती होता है। अगर पूछा जाए शीश का अर्थ क्या होता है, तो शीश का अर्थ होता है सिर। क्या होता है? सिर। और शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का अभिप्राय है कि देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देना। ये जो है शीश के फूल चढ़ाने से कवि का अभिप्राय है देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 क्या दिया गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, खून को पानी के समान कब कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 3, खून को पानी के समान कब कहा जाता है? जब किसी व्यक्ति में देशभक्ति और देश के लिए कुछ करने का जोश नहीं होता, तब उसके खून को पानी के समान कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, खून को पानी के समान कब कहा जाता है? तो जब किसी व्यक्ति में देशभक्ति और देश के लिए कुछ करने का जोश नहीं होता है, तब उसके खून को क्या कहा जाता है? पानी के समान कहा जाता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया गया है, आजादी का इतिहास कैसे लिखा जाता है? आजादी का इतिहास कैसे लिखा जाता है? अगर आप सभी से पूछा जाए तो आजादी का इतिहास देशभक्तों के बलिदानों और उनके खून से लिखा जाता है। यह बताता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति में कितना त्याग किया गया है। तो अगर पूछा जाए आजादी का इतिहास कैसे लिखा जाता है, तो आप बता दीजिएगा कि देशभक्तों के बलिदान और उनके खून से आजादी का इतिहास लिखा जाता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद रखिएगा। आपके विकल्प है यहाँ पर विस्तृत बता रहे हैं, लेकिन विकल्प में आपका जो है एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि आजादी का इतिहास कैसे लिखा जाता है, तो देशभक्तों के बलिदान और उनके खून से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया गया है, आजादी का परवाना किसे कहा गया है? आजादी का परवाना किसे कहा गया है? तो आजादी का परवाना उस प्रमाण पत्र को कहा गया जो देशभक्तों के बलिदान से प्राप्त होता है। यह किसी साधारण कागज की तरह नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। आजादी का परवाना किसे कहा गया है? आजादी का परवाना उस प्रमाण पत्र को कहा गया है जो देशभक्तों के बलिदानों से प्राप्त होता है। जो देशभक्तों के बलिदानों से प्राप्त होता है, किसी साधारण कागज की तरह नहीं होता है आजादी का परवाना, बल्कि यह त्याग और समर्पण का प्रतीक होता है। तो ये आजादी का परवाना इसी के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 6 दिया गया है, देखिए, खूनी हस्ताक्षर से कवि का क्या आशय है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। खूनी हस्ताक्षर से कवि का क्या तात्पर्य? खूनी हस्ताक्षर जो कि राम गोपाल प्रसाद व्यास की रचना है। खूनी हस्ताक्षर से कवि का अभिप्राय है देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने की प्रतिज्ञा। ये जो है
खूनी हस्ताक्षर से अभिप्राय है। खूनी हस्ताक्षर से क्या अभिप्राय है? कवि का अभिप्राय है कि देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करना या निछावर करने की प्रतिज्ञा, खूनी हस्ताक्षर से जो है कवि का अभिप्राय है या फिर आशय है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, सुभाष चंद्र बोस के नारे का युवकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के नारे का जो युवकों पर प्रभाव पड़ा, युवाओं में देशभक्ति की भावना और जोश भर दिया नारे ने, और इससे वे देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हो गए। कौन? युवा। तो जो है युवाओं पर बहुत ही प्रमुख जो है महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। सुभाष चंद्र बोस जी का जो नारा था उसका युवाओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। युवाओं में जो है देशभक्ति की भावना जागृत हुई थी और जोश भर दिया था इस नारे ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इससे वे देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो गए थे। कौन? युवक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया है। 8वां मतलब यहाँ पर कुछ इन पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। जैसे कि ये पंक्ति पूछी जाए कि आजादी के चरणों में जयमाला चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। ये जो पंक्ति है इसका भाव स्पष्ट करना है कि आजादी के चरणों में जयमाला चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी, माला गूंथी जाएगी। तो ये पंक्तियां स्वतंत्रता के लिए बलिदान का भाव दर्शाती हैं। कवि कहता है कि देश की आजादी रूपी देवी के चरणों में जो माला चढ़ाई जाएगी वह देशभक्ति के बलिदान से बनेगी। यहाँ शीशों के फूल का अर्थ है देशभक्तों द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान। शीशों के फूल का अर्थ क्या है? देशभक्तों द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान। जैसे माला फूलों से गूंथी जाती है, वैसे ही आजादी की माला किससे गूंथी जाएगी? बलिदानों से गूंथी जाएगी। तो ये जो है यहाँ पर कवि का अभिप्राय है कि आजादी के चरणों में जयमाला चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारी शीशों के फूलों से माला गूंथी जाएगी। यहाँ पर कवि का अभिप्राय है, पंक्तियां स्वतंत्रता के लिए बलिदान का भाव दर्शाती हैं। कवि कहता है कि देश की आजादी रूपी देवी के चरणों में जो माला चढ़ाई जाएगी वह माला किसकी बनेगी? वह देश भक्तों के बलिदानों से वह माला बनेगी। और यहाँ शीशों के फूल का अर्थ होता है देशभक्तों द्वारा किया गया सर्वोच्च बलिदान। जैसे माला फूलों से गूंथी जाती है, वैसे ही आजादी की माला किससे गूंथी जाती है? अगर पूछा जाए आजादी की माला किससे गूंथी जाती है या गूंथी जाएगी, तो बलिदानों से गूंथी जाएगी आजादी की माला। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2 दिया है। बातें नहीं करना है आप सभी के लिए, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और यहाँ पर थोड़ी सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बातें करोगे तो पेपर में भी बातें ही करते रह जाओगे, इधर उधर देखते रह जाओगे। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में अहलो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो देखिएगा, इन पंक्तियों में देशभक्ति का जोश और समर्पण दिखाया गया है। जब देश ने आह्वान किया तो सारी जनता एक साथ खड़ी हो गई। हम आते हैं कि पुनरावृत्ति से देशभक्तों का उत्साह और दृढ़ संकल्प झलकता है। माता के चरणों में रक्त चढ़ाना, माता के चरणों में रक्त चढ़ाना का अर्थ है मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने की तत्परता। यहाँ पर पंक्तियां दर्शाती हैं कि देशवासी अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। अगर पूछा जाए देशवासी अपनी मातृभूमि के लिए क्या करने के लिए तैयार हैं, तो आपका आंसर होगा प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में अहलो अपना रक्त चढ़ाते हैं। तो इन पंक्तियों में जो है देशभक्ति का जोश और समर्पण दिखाया गया है। जब देश ने आह्वान किया तो सारी जनता एक साथ खड़ी हो गई थी। हम आते हैं कि पुनरावृत्ति से देशभक्तों का उत्साह और दृढ़ संकल्प जो है झलकता है। हम आते हैं। माता के चरणों में रक्त चढ़ाना, इसका अर्थ होता है मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने की तत्परता। और यह पंक्तियां दर्शाती हैं कि देशवासी अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर अब कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जो इस रचना में ये शब्द आए हैं। पानी आया है, पानी का पर्यायवाची क्या माना जाता है? तो पानी का पर्यायवाची जल और पेय माना जाता है। फूल जो है, फूल शब्द भी आया अपन ने पढ़ा है। फूल जो है, फूल के पर्यायवाची में पुष्प हो जाएगा, सुमन हो जाएगा। धन भी आया है इस रचना में, धन शब्द धन का दौलत और द्रव्य हो जाएगा पर्यायवाची। और माता का पर्यायवाची जननी और जन्मदात्री।
माता की पर्यायवाची मानी जाती हैं। आगे कुछ विलोम शब्द भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर स्वतंत्रता शब्द है, स्वतंत्रता का परतंत्रता, सही का गलत, काला का सफेद, जीवन का मरण और विश्वास का अविश्वास। ये जो है विलोम शब्द भी आपसे इनसे संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो आज अपन ने यहाँ पर रामप्रसाद बिस्मिल जी की रचना आत्मकथा मेरी माँ, इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़े हैं। इसके बाद गोपाल प्रसाद व्यास की रचना खूनी हस्ताक्षर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। इसके बाद आगे कल और भी क्वेश्चन है, आगे बता देते हैं कल क्या पढ़ना है अपन को। तो देखिएगा कल अपन पढ़ेंगे यहाँ पर इकाई 13 में ही रचना दी गई है। कौन सी रचना है? हाँ, अमरकांत की रचना दोपहर का भोजन, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, इसको आप विस्तृत पढ़ के आइएगा। दोपहर का भोजन, इस रचना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए कल करवाए जाएंगे। रोज आप सभी के लिए क्लास सुबह 9:10 पर होती है। आप सभी लोग थोड़ी सा समय का ध्यान रखिएगा, समय पर जो है आ जाया करें इस क्लास में, ताकि जो है आपके लिए पूरे क्वेश्चन जो है अच्छे से आप पढ़ सकें, उनका रिवीजन कर सकें। और अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ परचेस करना, हिंदी साहित्य से, पूरे साहित्य से 6000 प्रश्न है, मात्र 150 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगी। हिंदी व्याकरण में अगर आपके लिए टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ परचेस करना है 100 रुपए में है। हिंदी के 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय, ये इकाई 11 से 19 तक के सभी कवि आ जाएंगे, मात्र 100 रुपए की पीडीएफ है। 9399553966 पर आप संपर्क कर ले। तीनों पीडीएफ अगर आप एक साथ परचेस करोगे 250 रुपए में ये तीनों पीडीएफ मिल जाएंगी। और वीडियो को लाइक कर लिया करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। पराया पंछी, पारू जी, साधना जी और शिल्पी जी, हसन जी, प्रिया जी, जतन जी, मधु जी, कविता जी और सीताराम जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, सोना जी, साधना जी। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है। इसके बाद आपको शाम को 4 बजे क्लास भी करवाई जाती है, उसमें भी आप सभी लोग जुड़ा करें। शाम को 4 बजे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर वहां पर भी आप सभी के लिए करवाए जाते हैं। और आप सभी के लिए बता दें कि ये पीडीएफ तैयार हो रही है इकाई 11 से इकाई 19 तक की। जब तैयार हो जाएगी पीडीएफ, उसमें थोड़ी सा समय लग रहा है, क्वेश्चन बनाने में जो है थोड़ी सा समय लगता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी बहुविकल्पीय क्वेश्चन लाए जा रहे हैं इकाई 11 से 19 तक के सभी रचनाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो रोज आप सभी लोग इस क्लास में जुड़िएगा समय पर 9:10 पर सुबह, और इसके बाद शाम को 4 बजे भी महत्वपूर्ण क्लास होती है, और रात्रि में आपकी 9 बजे और 10 बजे भी क्लासें होती हैं। एन चौधरी जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय हिंद।